नमस्कार दोस्तों। आर ओ के सामान्य अध्ययन का हम लोग वर्ष 2021 का प्रश्न पत्र देख रहे थे। उसमें हम लोगों ने 75वें प्रश्न तक हल कर लिया था। तो 75वां प्रश्न एक बार फिर से देखते हैं और फिर यहीं से आगे चलते हैं कि घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में से कौन सा पारितंत्र अर्थात इकोसिस्टम सही है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा जो उत्पादकता होती है, प्रोडक्टिविटी, वो मैंग्रोव्स की होती है, फिर ग्रासलैंड्स की होती है, फिर लेक्स की और लास्ट में ओशियंस की होती है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनकी प्रोडक्टिविटी दी जाती है। अगला प्रश्न है, धूपगढ़ पीक कहाँ स्थित है। तो सतपुड़ा नेशनल पार्क में धूपगढ़ पीक स्थित है, जिसकी चोटी 1350 मीटर है। सतपुड़ा उद्यान का विस्तार सतपुड़ा पर्वत में राजपीपला पहाड़ियों से प्रारंभ होकर के महादेव और मैकाल पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर पठार के पश्चिम सीमा तक फैला हुआ है, जिसकी सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है। अगला प्रश्न आता है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के संबंध में पूछा हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूं कि अभी ISFR भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 आ चुकी है, जो कि हमारे चैनल द PYQ पर आपको पूरा विस्तृत तरीके से ऑफिशियल रिपोर्ट के साथ पढ़ा दिया गया है। तो उससे आप एक बार देख लेंगे। इस समय पूछा था कि किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है। तो यहाँ पर देखने से उत्तर मिलता था कि नागालैंड और मेघालय दोनों में ही 11-11 है, अर्थात मेघालय में भी 11 है और नागालैंड में भी जनजातीय जिले 11 हैं। अगला प्रश्न है कि किसे एक जैव विविधता का हॉट स्पॉट माना जाता है। तो वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट जो है उसे जैव विविधता का हॉट स्पॉट माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि ये अत्यंत जैव विविधता वाला क्षेत्र था, परंतु बहुत तेजी से मानव और अन्य प्रदूषण के अतिक्रमण के कारण यहाँ पर विविधता नष्ट हो रही है। नॉर्मन मायर्स ने 1988 में जैव विविधता शब्द का यानी कि हॉट स्पॉट शब्द का नाम दिया। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ। तो वर्ष 1797 ईस्वी में शुजाउद्दौला के पश्चात आसफुद्दौला और फिर 1797 में उसका भाई सआदत अली अवध का नवाब बना। उल्लेखनीय है कि सआदत अली ने 1801 में प्रयागराज सहित अन्य क्षेत्रों को अंग्रेजों को सौंप दिया, जिसके बदले में उसे सुरक्षा की गारंटी प्राप्त हुई। अधिकार कब शुरू हुआ था? 1797 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किस सरकारी उद्यम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए, जो कि एक सरकारी उद्यम है, इसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जो भारत उत्तर प्रदेश का रक्षा औद्योगिक गलियारे का उद्देश्य है भारत एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र की विदेशी निर्भरता को कम करना। इसमें 6 नोड्स अलीगढ़, आगरा, कानपुर, चित्रकूट और झांसी के साथ साथ लखनऊ होगा। अगला प्रश्न है कि जा दिन जन्म भयो आल्हा का धरती धसी अढ़ाई हाथ। तो इस प्रकार का गाना भी है, जा दिन जन्म भयो आल्हा का धरती धसी अढ़ाई हाथ। तो आप आल्हा सुन भी सकते हैं। आल्हा कहाँ के हैं? तो उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक विभूति हैं आल्हा। आल्हा और उनके छोटे भाई उदल की कहानियाँ बहुत सारी बुंदेलखंड में फेमस है, जो कि वर्तमान में महोबा में पैदा हुए थे। चंदेल वंश के शासकों की सेना में सेनापति थे और पृथ्वीराज चौहान से किए गए युद्ध के संदर्भ में कवि जगनिक की एक कविता आल्हा खंड में इनका वर्णन मिलता है। पृथ्वीराज ने बुंदेलखंड को जीतने के लिए 11वीं शताब्दी में चंदेलों की राजधानी महोबा पर आक्रमण किए थे। उस समय चंदेल के राजा परमार्दी देव एवं आल्हा और उदल उनके मंत्री थे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? सोन, हिंडन, गंडक और शारदा। तो यहाँ पर तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका गंडक रिवर। क्यों? क्योंकि गंडक रिवर नेपाल से निकलती है और नेपाल से निकल के ये बिहार के साइड चली जाती है, यूपी में नहीं आती है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर एक बार फुल फॉर्म इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि गंडक नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से होता है, जहाँ ये शालिग्रामी या शालिग्राम कहलाती है। मैदानी भागों में नारायणी और सप्तगंडकी कहलाती है।
यह उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्य की सीमा बनाती हुई पटना के पास गंगा में मिल जाती है। सोन नदी के बारे में पता ही है, अमरकंटक से निकलती है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों से बहती है और पटना में गंगा में मिल जाती है। हिंडन नदी आपके सहारनपुर जनपद, इसके साथ साथ हिंडन नदी गाजियाबाद में भी देखने को मिलती है और गौतम बुद्ध जनपद से होकर यमुना में मिल जाती है। शारदा को ही काली और महाकाली कहते हैं। यह नदी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से निकलती है और नेपाल की सीमा निर्धारित करते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है और बहराम घाट बाराबंकी के निकट करनाली घाघरा में मिल जाती है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित कथनों पर देखते हैं, विचार करिए और कौन से सही हैं ये बताइए। गन्ना उत्पाद का सबसे बड़ा हब जो है वो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, यानी कि शुगर केन प्रोडक्शन या गन्ना उत्पाद का सबसे बड़ा हब जो है उसको कह रहा है कि उत्तर प्रदेश है। दूसरा कहता है कि उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है, तो ये सही है। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो अभी तो चावल का उत्पादक ये नहीं होगा क्योंकि वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश ये जो हिस्से हैं ये ज़्यादा चावल उत्पन्न करते हैं, लेकिन गन्ने का जो है ये सबसे बड़ा उत्पादक हो सकता है, ठीक है। तो महाराष्ट्र, यूपी, इन क्षेत्रों में गन्ना ज़्यादा होता है। तो दूध और गन्ने का उत्पादक है, जबकि चावल में पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा स्थान रखता है। अब आता है कुछ स्थान दिए गए हैं और कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब कब हुआ था, ठीक है। तो लखनऊ अधिवेशन जो कि याद है 1916, यानी कि सी का 1, और इस प्रकार ऑप्शन आपका आ जाता है। उसके बाद भी बता सकते हैं, जैसे कानपुर अधिवेशन हुआ था 1925 में, ठीक है, और बनारस अधिवेशन शायद 1905 में हुआ हो, तो डी का 2 सही है। और जो बचता है मेरठ अधिवेशन वो 1946 में हुआ था। ऑप्शन आंसर देख लेते हैं एक बार। तो मेरठ में 55वां अधिवेशन हुआ था, जेबी कृपलानी ने अध्यक्षता की थी। कानपुर में 41वां हुआ था 1925 में, सरोजनी नायडू थी। और 1924 में बेलगाम में हुआ था कर्नाटक में, एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। लखनऊ में 32वां हुआ था 1916 में, अंबिकाचरण मजूमदार जी ने अध्यक्षता की थी। और यहाँ पर जो है राजकुमार शुक्ल आए थे और बिहार की स्थिति बताए थे। फिर गांधी जी यहाँ से गए थे चंपारण और वहाँ पर उन्होंने सर्वव्यापी या जनमानस को लेकर के आंदोलन किया था। अगला आता है आपका गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्षता किए थे बनारस में 21वें आंदोलन में, ठीक है। 72 प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे कब? 1885 में, जब पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी ने अध्यक्षता की थी। अगला यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रहा है, कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है। 4 ऐतिहासिक मेले और स्थान दिया हुआ है, जैसे जल विहार, बटेश्वर, बलदेव छठ और शुक्रताल का मेला। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न एक बार नहीं आते, रिपीट होते रहते हैं। तो आंसर जो है इसका है बलदेव छठ का मेला, पूर्वांचल, ये गलत है, ठीक है। बाकी सभी सही है। जैसे जो आपका जल विहार का मेला है वो बुंदेलखंड में लगता है। तो याद कैसे करेंगे इस मेले को कि जल विहार का मेला लेकिन ऐसे स्थान पर लगता है जहाँ पर जल ही नहीं है, यानी कि बुंदेलखंड में, ठीक है। फिर आता है बटेश्वर का मेला, तो ये पश्चिमांचल में लगता है। बलदेव छठ ये फरीदाबाद में लगता है, हरियाणा में। तो देखिए जिस प्रकार आपके बलदाऊ जो थे या बलदेव जो थे कृष्ण के भाई, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। और आपको पता ही है कि हरियाणा के जो लोग होते हैं वो दूध पी करके और स्पोर्ट्स वाले क्षेत्र में ज़्यादा जाते हैं। तो बलदेव छठ का मेला हरियाणा में और शुक्रताल का मेला जो है मुजफ्फरनगर में लगता है। अगला है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, जो कुशीनगर है वो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बाकी लखीमपुर खीरी भी नेपाल के साथ साझा करता है क्योंकि लखीमपुर खीरी ऊपर है, ठीक है। उसके बाद बलरामपुर भी करता है और श्रावस्ती भी करता है, तो ये तीनों करते हैं, ठीक है। कुशीनगर जो है वो नहीं करता है, कुशीनगर बिहार के साथ साझा करता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज जिले भी नेपाल के साथ साझा करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि एक हो गया बलरामपुर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट जो यूपी के हैं वो नेपाल के साथ 1850 किलोमीटर की लंबी रेखा जो है साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले को हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? तो नौचंदी का जो मेला है काफ़ी ज़्यादा फेमस है, मेरठ में मनाया जाता है और इसमें हिंदू और मुसलमान के एकता का प्रतीक माना जाता है। तो नौचंदी का मेला उत्तर प्रदेश में मेरठ ज़िले में मनाया जाता है और ये जो है
ये प्रतिवर्ष नवरात्र में लगता है और हिंदू मुस्लिम दोनों की ही सहभागिता होती है। इस मेले की शुरुआत कब हुई थी? तो 1672 से मानी जाती है। उल्लेखनीय है कि फूल डोल का मेला भी इसी प्रकार है, राजस्थान के भीलवाड़ा में। ये भी जो है इसी प्रकार का मेला है। ठीक है। द परसेंटेज ऑफ वर्क फोर्स इन टोटल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि टोटल कुल जो जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, उसमें कार्यबल का प्रतिशत कितना है? तो वर्कफोर्स जो है वो 31.2% है। तो याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में जो वर्कफोर्स है, यानी कि कार्यबल है, जो काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, वो 31.2% है। जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर अगर इसकी बात की जाए तो पुरुषों की भागीदारी 57.5 है और महिलाओं की 25.1। चलिए, अगला है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो 1833 वो समय था जबकि उत्तर प्रदेश, जो कि पहले यूनाइटेड प्रोविंस जाना जाता था, उसका जो क्षेत्र था वो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया जाता है और आगरा प्रेसिडेंसी के अंतर्गत कर दिया जाता है। ठीक है। तो वर्ष 1833 में, याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। ठीक है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या कह रहा है। तो कहता है कि 1833 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्र को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया और यहाँ एक अलग गवर्नर की नियुक्ति की गई थी। उत्तर प्रदेश के का क्षेत्र कई वर्षों तक बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रहा, जहाँ गवर्नर जनरल का शासन था। कौन सा ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? तो उत्तर प्रदेश ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है। ट्यूबवेल मतलब जानते ही होंगे, टुल्लू पंप जिसको कहते थे, जिसमें से बहुत ज़्यादा पानी एक हौज में निकलता है और खेतों की फिर क्यारियाँ बना करके सिंचाई की जाती है। तो जो उत्तर प्रदेश है वहाँ ट्यूबवेल या नलकूप से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। ठीक है। आइए अगला देखते हैं कि अर्ली मेडिवल सिटीज़ ऑफ उत्तर प्रदेश और प्रेजेंट स्टेटस की पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर हैं और वर्तमान की अवस्थिति पूछी है। जैसे महोत्सव नगर तो महोबा है, कोइल को अलीगढ़ लिखता है। अगला है महोदय श्री को कन्नौज बोलते हैं, सही है। जेजाक भुक्ति को कौशाम्बी नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ये गलत है। जेजाक भुक्ति जो है वो वर्तमान का बुंदेलखंड का एरिया है। अगर यहाँ पर महोबा देता तो एक बार थोड़ा सा हम लोग सोच सकते थे, लेकिन महोदय श्री महोबा का नाम है, सॉरी महोदय श्री नहीं नाम है, उसका नाम है महोत्सव नगर, इसलिए वो ऑप्शन भी नहीं हो सकता था। तो जेजाक भुक्ति जो है वो आपका बुंदेलखंड का नाम है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि बुंदेलखंड का नाम जो है वो जेजाक भुक्ति होता है। अगला है यहाँ पर कि बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बनारस विद्रोह जब हुआ अंग्रेजों के विरुद्ध तो राजा चेत सिंह जो थे वहाँ के, उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। हुआ कब था? 1780 और 81 का नेतृत्व राजा चेत सिंह ने किया था। वॉरेन हेस्टिंग ने 1778 में राजा चेत सिंह से 5 लाख रुपए युद्ध कर के रूप में मांगा। चेत सिंह द्वारा मांगी गई रकम ना देने पर वॉरेन हेस्टिंग ने उनको गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, तो बात कब की है? 1878 की है, 1778 की है, जब चेत सिंह ने 5 लाख रुपए युद्ध कर के रूप में मांगा राजा चेत सिंह से वॉरेन हेस्टिंग ने, और जब चेत सिंह ने देने से मना कर दिया तो वॉरेन हेस्टिंग उनको गिरफ्तार कर लिया। फलस्वरूप क्या हुआ कि चेत सिंह के जो सैनिक थे उसको कहे कि ये दुर्व्यवहार कर रहे हो आप मेरे राजा के साथ, और ये लोग जो है विद्रोह जब भड़का तो पता ही है कि अंग्रेज जो है इसको सरलता से दबाने में सक्षम थे, तो उन्होंने कर दिया। ठीक है, और बदले में एक व्यक्ति था उनका भतीजा महीप नारायण, जिसको वहाँ का राजा बना दिया, जिसने 40 लाख रुपए वार्षिक जो है कंपनी को देने के लिए स्वीकार कर लिया। तो ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है, इसको याद रखेंगे कि बनारस विद्रोह जो है कब हुआ था? 1780-81 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि विद रेफरेंस टू द टेम्पल ऑफ भितरगांव, यानी कि भितरगांव मंदिर से संबंधित एक प्रश्न पूछ रहा है कि कानपुर उत्तर प्रदेश में यह मंदिर स्थित है। 2 कथन दिया हुआ है, कहता है कि कौन सा सही है या कितने सही है। पहला देता है कि इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी में या 6वीं सदी के मध्य हुआ, यानी कि 5वीं से 6वीं सदी के मध्य भितरगांव का मंदिर निर्माण किया गया। ठीक है, तो कानपुर की बात करता है। दूसरा कहता है कि ईंटों से निर्मित यह मंदिर प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। तो ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि भितरगांव का मंदिर जो है वो ईंटों से ही निर्मित हुआ है। ठीक है, और बात आती है पहली वाली, तो ये भी जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि वहाँ पर गुप्त काल का ये मंदिर है भितरगांव का मंदिर, और 5वीं से 6वीं शताब्दी के मध्य जो हुआ है लेटर गुप्ताज ने उनका निर्माण किया है। और ये जो प्राचीनतम मंदिर में से एक जो मंदिर है वर्गाकार चबूतरे पर बना है, और ये शिखर पर चैत्याकार मेहराब बने हैं।
इसमें बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं मतलब गणेश, आदिवराह, दुर्गा इत्यादि की मूर्तियां हैं। रामायण, महाभारत और पुराणों के विविध आख्यान से सजाया गया है और ये ईंटे का बना हुआ है। अगला प्रश्न पूछा हुआ है ब्लैक पॉटरी से संबंधित, और वो भी जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग से संबंधित पूछा हुआ है। कहता है किस स्थान से संबंधित है आपका ब्लैक पॉटरी उद्योग, तो वो निज़ामाबाद से संबंधित है, जो कि आजमगढ़ में होता है। आजमगढ़ में ब्लैक पॉटरी का काम होता है। ब्लैक पॉटरी यानी कि काली जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको 2015 में काली मिट्टी के बर्तन के लिए, ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी कि जीआई टैग जो है दिया गया था। खुर्जा पॉटरी को हैंडीक्राफ्ट के रूप में भौगोलिक संकेतक मिला है। खुर्जा एक स्थान है, वहाँ की जो पॉटरी होती है यानी कि हैंडीक्राफ्ट होता है, उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। जो जीआई टैग है वो उसको 10 वर्षों के लिए निर्धारित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीआई टैग का विनियमन विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौते के तहत किया जाता है, यानी कि ट्रिप्स के संबंधित समझौते के तहत किया जाता है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत की बात कर रहा है और कहता है कि इसमें से कौन सा सही है। इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं, ठीक है, सांस्कृतिक विरासत के संबंध में, तो ये सही है। पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए, आपको पता ही है कि लहुरा देव एक स्थान है, तो कृषि के प्राचीनतम प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुई हैं। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो मुझे लगता है कि बेसिकली इसमें धान देगा, ठीक है, गेहूं और जौ दे रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो उस हिसाब से क्योंकि यहाँ पर धान प्राप्त हुआ है तो समझ में आता है, क्योंकि चावल के साथ साक्ष्य हैं, तो जौ वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा इनके हिसाब से, ठीक है। तो लहुरा देव मैंने आपको बताया भी, जहाँ पर चावल के साक्ष्य मिल रहे हैं, और मेहरगढ़ में गेहूं और जौ के मिले हैं। तो मेहरगढ़ चूंकि इससे नया हो जाता है, सबसे पुराना लहुरा देव है और इसी के संबंध में बताना है, तो ये सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। पहली बार केबल कार सेवा जो है किस जनपद में प्रारंभ हुई है, तो मिर्जापुर में केबल कार सेवा स्टार्ट हुई है। किसके लिए, तो विंध्याचल धाम के पवित्र त्रिकोण के काली खोह में प्रारंभ की गई है, ठीक है। काली खोह का दर्शन किया जाता है, विंध्याचल से 3-4-5 किलोमीटर दूर होगा। रोपवे परियोजना है, ठीक है, 199 मीटर का पहला भाग है और दूसरा जो है 102 मीटर का भाग है। अगला देखते हैं, यहाँ पर 4 फोक सॉन्ग है यानी कि लोक नृत्य है, और गायन का अवसर कब मिलता है उस हिसाब से यहाँ पर बात कर रही है। चैती, कजरी, रसिया, सोहर, ठीक है। तो देखिए ऐसा समझा रहा हूँ कि इसके बाद आपको कभी भूलेगा नहीं। सबसे पहले समझिए सोहर कब गाते हैं, तो जब शादी वादी होती है तो औरतें क्या गाती हैं, एक घटिया टाइप का गाना गाती हैं। घटिया मतलब कि शुभ होता है, वो गाना गाती हैं, ठीक है, अलग अलग राग में। तो कुछ लोग मोटे आवाज़ में, कुछ पतले आवाज़ में, कुछ का मैच होता है, कुछ का मिसमैच होता है, तो उसको सोहर बोलते हैं, ठीक है। तो याद रख लीजिए शादी का टाइम और सोहर, ठीक है ना। विवाह एंड सीजनल सोहर गाते हैं। फिर आता है कजरी। कजरी क्या होता है, कजरी जो है आपका वो, पहले रसिया समझिए, रसिया जो गाया जाता है वो ब्रज में गाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे समझ लीजिए कि ब्रज में जो है लोग रसिक टाइप के थे, इसीलिए रसिया जो है वो ब्रज का लोकगीत है, ठीक। फिर आता है संस्कार गीत। संस्कार गीत है आपका कजरी, और चैती जो है वो मौसमी गीत है। चैती को चैत्र से समझ लीजिए, ठीक। तो जब चैत्र मास आता है तो वहाँ से मौसमी गीत गाना स्टार्ट होता है कि नए वर्ष का प्रारंभ हो गया, इस प्रकार चैती गाया जाता है। तो अब आशा करता हूँ कि आपको याद हो गया होगा। चैती को याद करिए चैत्र से, यानी कि नया साल आया तो हम लोग नया मौसम का मौसमी गीत गाएंगे। कजरी यानी कि कजरी गाया जाएगा विवाह के समय, और मौसमी गीत ये भी होता है, ठीक ना, कजरी गाया जाएगा उस समय। रसिया आता है, तो मैंने बताया कि ब्रज के लोग जो है रसिक होते हैं, तो ये लोग रसिया गाते हैं, यानी कि ब्रज का लोकगीत होता है। और सोहर जो है वो संस्कार गीत होता है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद से कुल कितने महाजनपद हैं, तो 8 महाजनपद जो है वो टोटल उत्तर प्रदेश में है। एक बार याद कर लीजिए कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहले शूरसेन समझिए। शूरसेन जो है ब्रज वाला, मथुरा वाला जो एरिया है, वहाँ पर शौरसेनी बोली जाती है, ये एरिया है।
पांचाल कौन सा एरिया है? तो रुहेलखंड, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। बेसिकली फर्रुखाबाद याद रखिए, पांचाल का एरिया है जहाँ की पांचाली थी, ठीक है ना, कुंती थी। फिर कुरु आता है, कुरु मेरठ दिल्ली थानेश्वर का भूभाग है, जो जहाँ पर इंद्रप्रस्थ हुआ करता था, कुरु का एरिया है। फिर आता है वत्स, वत्स जो है इलाहाबाद का, ठीक है, थोड़ा बहुत बांदा जिला भी। चेदी आता है, ये बुंदेलखंड का एरिया है और सीमावर्ती राज्य है, यानी कि दूसरे स्टेट में भी थोड़ा बहुत जाएगा। मल्ल जो है ये गोरखपुर, देवरिया, इसके आसपास का क्षेत्र है, मल्ल है। कौशल जो है अवध का क्षेत्र है, यानी कि अयोध्या वाला क्षेत्र कौशल है। काशी वर्तमान जहाँ पर है वहीं पर काशी था। तो ये 8 टोटल महाजनपद जो हैं वो आपके पड़ते हैं उत्तर प्रदेश में। अब आता है तर्क शक्ति का प्रश्न। कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। शब्दकोश का मतलब ये होता है कि जैसे ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, फिर डी आता है, इस प्रकार से लगाना है जैसे डिक्शनरी में लगा होता है। अब देखिए लगा दे रहे हैं कि ठीक दूसरे स्थान पर कौन आएगा, यानी कि पहला शब्द लिखिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, यानी कि इसको पहले क्रोनोलॉजी में देखना है दूसरे स्थान पर कौन आएगा। सबका सी और ओ काट दीजिए, ठीक है, तीसरा भी काट दीजिए, एन काट दीजिए, यानी कि 3 में एन है और इसमें यू है, तो ये कभी ऑप्शन में नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे कि इसमें सी है, इसमें सी है, यानी कि ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एफ है, तो ये तीसरा शब्द होगा क्योंकि सी पहले आएगा। अब इसमें एल आया है, इसमें ई आया है, यानी कि ये पहले नंबर पर शब्द होगा, ये दूसरे नंबर पर होगा, तो यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। फिर से एक बार ब्रीफ में समझा दे रहा हूँ कैसे समझाना है। कि मैंने कहा कि सी सबसे पहले डिक्शनरी में सर्च करेंगे तो सी सब में है, ओ डिक्शनरी में सर्च करेंगे ओ भी सब में है, फिर एन डिक्शनरी में सर्च होगा, ठीक है, क्योंकि यू तो नहीं होगा, यू बाद में आएगा एन के, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अच्छा एन तो 3 में है, फिर सी होगा, तो सी जो है वो इन दोनों में है, यानी कि इन्हीं में से कोई एक आंसर होगा, हमें दूसरे स्थान वाला बताना है। फिर सी के बाद क्या देखते हैं, इसमें ई है तो ये पहला स्थान हो जाएगा और एल है तो ये दूसरा स्थान हो जाएगा, आंसर ही हो जाएगा, ठीक है। अगला आता है कि इलेक्ट्रिसिटी इज रिलेटेड टू वायर, यानी कि विद्युत तार से संबंधित है, यानी कि तार के अंदर विद्युत बहता है। तो उसी प्रकार पानी किससे संबंधित है, तो मेरे हिसाब से पाइप से संबंधित है क्योंकि पाइप के अंदर पानी बहता है, ठीक है। अगला कहता है कि संख्या क्रम में एक संख्या गलत दी गई, उसको बता दो। चलिए इसको भी देख लेते हैं कि 2 दूनी 4, ठीक है, 4 + 2 6, ठीक है, 6 दूनी 12, 12 + 4 16, 16 दूनी 32, 32 + 6 38, 38 दूनी 76, 76 और 8 84, ठीक है, 84 दूना 168 + 10, ये गलत है, ठीक है, ये गलत हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेम वही लॉजिक लगाया क्योंकि वही लॉजिक था ही, आपके पकड़ने के ऊपर है, इसके लिए केवल प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो आंसर नहीं आएगा, सीधी बात, ठीक है। और अमूमन लोगों का रीजनिंग का प्रैक्टिस होता ही होता है। कह रहा है कि निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले ना तो 6 है और ठीक बाद ना ही ठीक बाद 9, यानी कि हमें एलिमिनेट कर देना है जिसके पहले 6 और जिसके बाद, पहले तो 3 को आप ऐसे पकड़ लो, रुको देखिए, पहले हम सारे 3 को ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ये हमारे पास सारे 3 हैं। अब कहता है कि ऐसे कितने 3 हैं जिनके पहले ना तो 6 है और ना ही ठीक बाद 9, तो ऐसे जिसके पहले ना तो 6 है, तो एक ये हो गया, ठीक है, इसके पहले तो है, एक ये हो गया, इसके पहले तो है और इसके पहले भी है, तो 2 हो गया, टोटल आंसर आ गया 2, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं, करते हैं। निम्नलिखित समूह में कौन सा एक अलग है, क्या क्या दिया हुआ है समूहों में, टोक्यो दिया हुआ है राजधानी है, लंदन दिया हुआ है, ये गलत है, ठीक है, नहीं सॉरी, लंदन दिया हुआ है, बीजिंग दिया हुआ है कैपिटल है, और न्यूयॉर्क दिया हुआ है, तो ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, सही है। तो जो न्यूयॉर्क है वो राजधानी नहीं है, वाशिंगटन डीसी जो है वो राजधानी है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि इसमें मिसिंग संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है, तो चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं। 5 चौका 20 - 2, 6 त्रिक 18 -3, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर से करते हैं कि यहाँ पर 27 आना चाहिए ये, ठीक है, तो 36
-9, ठीक है। 25 -8, 17 आना चाहिए था, फिर ये नहीं बैठ रहा है। अगला ट्राई करते हैं कि 5 4 9, 9 दूनी 18, 6 3 9, 9 3, हाँ हो गया, ठीक है। तो 12 4 16, 16 में कितने का गुणा करें, 6 का गुणा करें तो आ गया 16 छक्का 96, ठीक है। अगला फिर आता है कि 3 से कौन सा भिन्न है, डायरेक्शन, नीडल, मैग्नेटिक, कंपास। तो दिशा, सुई, चुंबक, कंपास। तो यहाँ पर कंपास में चुंबक होता है, सुई होती है, दिशा बताता है, ठीक है। कह रहा है कि कंपास, सुई और मैग्नेट सभी दिशा सूचक यंत्र है, जबकि दिशा जो है वो यंत्र नहीं। अगला प्रश्न कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर एक दर्पण में अपने मूल स्वरूप में दिखाई देंगे। लिख के देख लीजिए। AHIMOTUVWXY दिखाई देते हैं। भिन्न को चुनना है, ठीक है। तो JR लिखा है तो 10 और 18 होता है, इसका 28 हो गया, तो 8 में से 2 गया, 6 यहाँ पर लिख दिया है। के होता है 5 हो गया, ठीक है। JK 5 हो गया, 11 हो गया, 11 5 16 हो गया, 6 में से 1 घट गया, 5 दिखाई दे गया, ठीक है। 4 होता है और 7 होता है, 11 हो गया, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये डी जो है गलत होना चाहिए। अच्छा, ए गलत है। तो देखिए, किया तो वैसे ही, लॉजिक दूसरा लगाया, जैसे 22 में से 18 इन दोनों को जोड़ा है तो 4 हो गया है, 3 हो गया है, तो 4 में से 1 घटाने पे 3 आया है, ऐसा दिखा रहा है, ठीक है। 11 है और 5 है, तो इसको दिखाया है कि ये कुल मिलाकर के हो जाएगा आपका, घटाने पे आएगा 6, और 6 में से फिर क्या घटाएंगे कि 5 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार कर दिया है, तो ए जो है वो अन्य से भिन्न है। अगला आता है आपका 108वां कि होटल को 300 से दिखाते हैं तो बोर को किधर से दिखाएंगे। तो या तो गुणा होता है या तो जोड़ होता है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसको देख लेंगे खुद से। कितने त्रिभुज हैं, काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। वैसे आप सारा मत काउंट करो, एक में काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल काउंट कर लो, ठीक है। 8 छोटे वाले हो गए, ठीक है। फिर आते हैं 2 2 का पेयर बनाएंगे तो 1 2 3 4, और सेम ऐसे ही इसमें भी, तो 4 4 8, तो 8 8 16 हो गए, ठीक है। फिर आता है आपका 1 इसका, 2 इसका, ठीक है। तो 2 ये हो गए, 16 2 18, ठीक है। तो 18 जो है वो ट्रायंगल हो गए, तो आंसर यही हो गया, स्क्वायर मत गिनिए, ठीक है। अगला आता है टीचर्स, जो वर्ड है उसमें से क्या नहीं बन सकता। तो रीच हो सकता है, चेयर नहीं बन सकता क्योंकि आई इसमें नहीं गिवन है। चलिए, अब समसमायिकी का प्रश्न आता है, तो उस समय की समसमायिकी अभी सॉल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग का ये पेपर कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हम लोग जो है जो पेपर करेंगे वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं विविध के, वो भी कर लेते हैं। जैसे इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर लीमा पेरू में है। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के बारे में पूछ रहा है। अगर भारत का पूछता तो भारत का जो है शिमला हो जाता, ठीक है, कुफरी शिमला। राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र जो है कुफरी शिमला में। कौन सी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित हैं, तो यहाँ पर जो संकल्प है और स्ट्राइव के साथ श्रेयस जो है, ये तीनों कौशल विकास से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है कि किसने ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स पब्लिश करना है, तो जर्मन वॉच जो है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स पब्लिश करता है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई में आई थी, तो ये आई थी द इंडिया स्टोरी, ठीक है, इंडिया स्टोरी पुस्तक आई थी। अगला है भारतीय क्रमानुसार इनको लगाना है, तो जेठ अषाढ़ सावन भादो अश्विन माघ पूस ऐसे करके आता है। अच्छा, वो नहीं लगाना है, यहाँ पर शरद बसंत ग्रीष्म और वर्षा लगानी है। तो भारतीय कैलेंडर से सबसे पहले हम लोग को मिलता है बसंत, ठीक है, नहीं शरद, सॉरी बसंत, बसंत के बाद मिलता है ग्रीष्म, फिर मिलता है रेन, और फिर मिलता है शरद, यानी कि 3 2 4 1, बी हो जाएगा ऑप्शन। अगला है जिबूती आचार संहिता संबंधित है,
समुद्री डाकुओं से, क्योंकि जिबूती जो कंट्री है वहाँ पर समुद्री डाकू बहुत ज़्यादा है। झीनी झीनी बीनी चदरिया, एक झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक कौन है? तो सी है अब्दुल बिस्मिल्लाह। झीनी झीनी भीनी से चदरिया के लेखक हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह। कौन सा सही सुमेलित है? तो बीट शुगर के सामने है, ठीक है। कूट का प्रयोग करना है कि कौन सा सही से। दूध में तो लैक्टोज होता है, कपास सेलुलोज होता है, शहद में ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है, और चुकंदर में चीनी। तो ये डी जो है यानी कि चारों के चारों सही सुमेलित है। शहरी वेधशाला ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर है? तो ये आपका मुझे लगता है कि नई दिल्ली में भारतीय शहरी वेधशाला स्थित है, ठीक है। फिर आता है कि प्रोड्यूसर और कहाँ पर होता है। जैसे कोकोनट कहाँ होता है? तो कोकोनट केरल में होता है। लीची कहाँ होता है? तो लीची बिहार में होता है। मैंगो उत्तर प्रदेश में, और आम जो होता है उस मैंगो वही आम जो है उत्तर प्रदेश में होता है, और एप्पल जो है जम्मू कश्मीर में होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार। कहता है ब्रेंट इंडेक्स संबंधित है, तो क्रूड का जो ऑयल प्राइस होता है उससे संबंधित होता है ब्रेंट इंडेक्स, याद रखेंगे दोस्तों इसको भी। अगला है कौन सी भाषा सुमेलित नहीं है? जैसे डेनिश डेनमार्क में, डच नीदरलैंड में, मंदारिन चीन में, भाषा थाईलैंड में नहीं बोली जाती है, भाषा नहीं बोली जाती है, यहाँ पर थाई बोली जाती है, ठीक है। दो मिशन है, द विंची और वेरिटास, ये दोनों के दोनों वीनस पर गए थे, ठीक है, वीनस मिशन थे। मिताली एक्सप्रेस किन दो शहरों को जोड़ती है? तो ढाका को न्यू जलपाईगुड़ी से मिताली एक्सप्रेस जोड़ती है। पारंपरिक लोक नाट है भांड पाथर, जो कि आपके जम्मू कश्मीर से भांड पाथर रिलेटेड है, ठीक है। फिर आता है आपका कौन सुमेलित नहीं है? जैसे प्राइमरी एनर्जी टाइडल पावर, कमर्शियल, तो इसमें प्राइमरी एनर्जी में टाइडल पावर जो है, प्राथमिक ऊर्जा में ज्वारीय शक्ति सुमेलित नहीं है। फिर यहाँ पर आता है कुछ योजनाएं दी हैं, जैसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत दिया हुआ है, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण दिया हुआ है, की विजिल स्कीम की शुरुआत दिया हुआ है, और जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की जिला स्तर पर स्थापना दी है। तो यहाँ पर सी यानी कि 3124 कुंजी ग्राम योजना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्तुति और जिला, ये जो है सी मैच करेगा। इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए, ठीक है।